हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे चैनल एडू इवॉल्व में। दोस्तों, इस पैंडेमिक के टाइम में स्कूल कॉलेजेस सभी बंद हैं, नए सेशन शुरू नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बेहतरीन अच्छा न्यूज है एजुकेशन के सेक्टर में, जो हम लोगों का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कैबिनेट का मोहर लग गया है और उसके बारे में पूरे देश में चर्चा चल रहे हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल एजुकेशन में कौन सा मेजर रिफॉर्म्स आए हैं, क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है और क्या क्या क्रिटिसिज्म है। तो आइए देखते हैं एनपी का जर्नी। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन पहले आया था हमारे देश में 1968 में। उसके बाद 1986 में दूसरा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया था। उसको मॉडिफाई करके 1992 में वो हो गया था प्रोग्राम ऑफ एक्शन। 31 मई 2019 को डॉक्टर के कस्तूररंगन कमेटी एक रिपोर्ट दिया था कि देश में नया एजुकेशन पॉलिसी किस तरह का होगा। फिर ड्राफ्ट बना था एनईपी का 2019 में 22 लैंग्वेज में और ऑडियो बुक्स में, ताकि उसके बारे में चर्चे हो, सलाह मशवरे हो। उसके बाद एजुकेशनल डायलॉग हुआ था, जो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटका, उड़ीसा। फिर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को 21/9/2019 को एक स्पेशल मीटिंग किया गया था एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का हुआ था 7/11/2019 को। सो फाइनली हम लोग का न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कैबिनेट का मोहर लग गया है। सो देखते हैं दोस्तों, स्कूल एजुकेशन में कौन सा रिफॉर्म हुआ है। तो जो इसमें दो हिस्टोरिक मूव हुआ है। तो पहला हिस्टोरिक मूव क्या होगा ना, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट चेंज होके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा, जो कि बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक मूव है, क्योंकि हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब हमारे देश में पाएंगे। तो दूसरा हिस्टोरिक मूव है, हम लोग का 6% जीडीपी इन्वेस्ट किया जाएगा एजुकेशन में, जो कि बहुत ही बड़ा मूव है, क्योंकि पहले हमारे लगभग नियरली अराउंड 3% जीडीपी एजुकेशन में इन्वेस्ट किया जाता था। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे 5 से लेकर 7% तक एजुकेशन में इन्वेस्ट किया जाता है, इसीलिए उनका एजुकेशन इतना आगे है। तो हम लोग का जो मेजर रिफॉर्म्स हुआ है स्कूल एजुकेशन में, आइए उसको बारीकी से देखते हैं। तो जो स्कूल का जो स्ट्रक्चर है, वो पहले क्या था, 10+2 था, लेकिन अब क्या हो गया है 5+3+3+4। तो 4 भाग में इसको बांटा गया है। तो पहला भाग क्या है हम लोग का, फाउंडेशनल है। दूसरा क्या है, प्रिपरेटरी। तीसरा है मिडिल और चौथा है हाई स्कूल। ओके, तो पहला देखेंगे जो फाउंडेशनल लेवल है, उसमें हम लोग का 3 ईयर का प्री स्कूल रहता है। 3 ईयर का प्री स्कूल, जो कि आंगनवाड़ी, बालवाड़ी है। फिर ग्रेड 1 और 2 रहेगा। तो वहाँ पे एक का एज ग्रुप क्या होगा, 3 से 8 तक। 3 से 8 साल तक का बच्चे फाउंडेशनल कोर्स पढ़ेंगे 5 साल में। ओके, फिर उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज आता है। प्रिपरेटरी स्टेज में क्या होता है, जो कि इनका एज ग्रुप 8 से 11 तक का एज ग्रुप पे स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ेंगे ग्रेड 3 से 5 तक। 3 से 5 तक का ग्रेड होगा, प्रिपरेटरी स्टेज होगा। फिर उसके बाद मिडिल स्कूल आता है, जहाँ से 11 से लेकर 14 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे ग्रेड 6 से 8 तक। ग्रेड 6 से 8 तक पढ़ेंगे मिडिल स्कूल में। फिर हम लोग का आता है हाई स्कूल। हाई स्कूल में आता है क्या है, एज 14 से 18 तक। ग्रेड 9 से 12 तक का स्टूडेंट्स पढ़ेंगे हाई स्कूल में। 9, 10, 11, 12 ये 4 ग्रेड पढ़ेंगे हाई स्कूल में। तो योगा मेजर रिफॉर्म हो गया हम लोग का स्कूल के स्ट्रक्चर में। जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, उसका क्वालिटी दिलाएंगे 2030 तक। यूनिवर्सल एक्सेस बनाएंगे, क्वालिटी यूनिवर्सल एक्सेस बनाएंगे 2030 तक। 2030 के तक अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में गवर्नमेंट फोकस कर रहा है, यूनिवर्सल क्वालिटी एक्सेस आ जाए। फिर जो बच्चों का जो फाउंडेशन प्री प्राइमरी में, उस पर लिटरेसी, न्यूमरेसी और प्राइमरी सेकेंडरी में जैसे उन लोगों का कैसे बढ़े, उसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। फिर हम लोग जो का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होना चाहिए प्राइमरी में और धीरे धीरे सेकेंडरी में 2035 तक हम लोगों का 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए। लेकिन हम अगर ध्यान से देखेंगे तो 9-10 में हम लोगों का नियरली अबाउट 74% क्या होता है, 74% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है। और जो हम लोगों का 9th 11th और 12th में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 51% है। लेकिन
2035 तक 2035 तक हम लोगों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% आएगा, टारगेट किया गया है। जो ECC है वो क्या है, जॉइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फिर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फिर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा मिलित उद्यम से संचालित होगा। फिर हम लोगों का जो पीपल टीचर रेशियो वो क्या हो जाएगा, 30:1 होगा, मतलब 30 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर अपॉइंट होंगे। लेकिन जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज एरिया है वहाँ पे पीपल टीचर रेशियो कितना आएगा, 25:1, जहाँ पे 25 विद्यार्थियों में एक शिक्षक अपॉइंटमेंट होंगे। सो जो प्री प्राइमरी को गवर्नमेंट पूरा फोकस किया है, वहाँ पे जो स्पेशल करिकुलम उनके लिए डिजाइन किया जाएगा और स्पेशल टीचर अपॉइंट किए जाएंगे। जो लोग एग्जिस्टिंग आंगनवाड़ी वर्कर है उनको क्या किया जाएगा, स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाएगा टू टीच द प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा मूव है इस पॉलिसी में। नेक्स्ट हम लोग आएंगे करिकुलम में। सो करिकुलम क्या किया जाए, जो कोर एसेंशियल है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, ताकि हम लोग को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए हम लोग का स्पेस मिले, ताकि वो कुछ अच्छा सोच सके, कुछ नया सोच सके, इनोवेशन ला सके। और जो सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोगों का फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, उसका फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा सब्जेक्ट चूज करने के लिए। वो अपने मन मुताबिक वोकेशनल ले सकता है, आर्ट्स ले सकता है, साइंस कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है उसको सेकेंडरी स्कूल लेवल में अपने मन मुताबिक करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट ले सकता है। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गया है स्कूल सिस्टम में, जो कि पहले नहीं था। फिर हम लोग का जो करिकुलम और पेडागोजिकल रिफॉर्म होता है उसको क्या किया गया, रियल अंडरस्टैंडिंग में फोकस किया जाएगा। जैसे स्टूडेंट उसको अच्छे से लर्न करे, ना कि उसको मेमोराइज करे, रोट लर्निंग को बिल्कुल ही जैसे फॉलो ना करे। जो स्टूडेंट्स है क्लास 6 के बाद क्या करेंगे, हम लोगों का वोकेशनल एजुकेशन पढ़ सकते हैं। अप टू ग्रेड 6 के बाद क्या करेंगे, वोकेशनल एजुकेशन पढ़ सकते हैं। और दोस्तों कंप्यूटर का कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब क्लास 6 के बाद करेंगे, जो कि हमारे टाइम में एक सपना जैसा था। लेकिन अब क्लास 6 के बाद ये लोग कंप्यूटर कोडिंग, वोकेशनल एजुकेशन ये सब पढ़ सकेंगे। फिर जो NCF 2005 जो पहले था नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क था 2005, वो क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा और 2020 के अंत तक ये क्या हो जाएगा ना, अपडेट होके आ जाएगा। फिर हम लोग टेक्स्ट बुक में आ गए, टेक्स्ट बुक के बारे में आएंगे। तो जो टेक्स्ट बुक अब डिजाइन किया जाएंगे वो क्वालिटी टेक्स्ट बुक होगा और उसका कॉस्ट क्या बहुत ही कम रहेगा, लो कॉस्ट रहेगा उसका। फिर जो टेक्स्ट बुक पे जो कंटेंट होगा वो मेनली फोकस करेगा क्या, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। कंस्ट्रक्टिव मींस नॉलेज अपने आप कंस्ट्रक्ट होगा, ना कि उसको रोट करना पड़ेगा। रोट लर्निंग को जैसे नहीं फोकस होगा, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में फोकस होगा। और जो टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट है वो क्या होगा, नेशनल फ्लेवर रहेगा और लोकल फ्लेवर। जैसे कि कोई लड़का अगर गांव में रह रहा है तो उसका अगर उसके रीजनल एरिया के एग्जाम्पल्स कंटेंट रहेंगे तो वो ज़्यादा उसको ग्रास्प कर पाएगा। इसीलिए बोथ नेशनल और लोकल फ्लेवर रहेंगे हम लोगों के टेक्स्ट बुक में। तो टेक्स्ट बुक डेवलप होंगे वो बोथ रीजनल लैंग्वेज में भी डेवलप किया जाएगा, टेक्स्ट बुक को रीजनल लैंग्वेज में भी डेवलप किया जाएगा, ताकि जो स्टूडेंट्स का ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा है और अच्छे से पढ़ पाए। और देखिए दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ स्मार्ट क्लासरूम हर स्कूल में बनाया जाएगा। स्मार्ट क्लासरूम जो कि डिजिटल इंडिया है, तो नेक्स्ट जनरेशन एजुकेशन हम लोग का स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ेगा। और डिजिटल लाइब्रेरी बनेंगे स्कूल में क्या बनेंगे, डिजिटल लाइब्रेरी, ताकि ढेर सारे बुक, क्वालिटी नंबर ऑफ प्लेंटी ऑफ बुक्स क्या करेगा वो स्कूल में अवेलेबल कर पाएगा और पढ़ पाएगा। फिर हम लोग आएंगे लैंग्वेज में। स्कूल में लैंग्वेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, जैसे लोकल लैंग्वेज और होम लैंग्वेज कहाँ पे रहेगा, टिल ग्रेड 5 और 8 और बियॉन्ड, ये लिखा गया है एजुकेशन पॉलिसी में। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अच्छा निर्णय है, क्योंकि हम लोग का रिसर्च कहता है कि अगर स्टूडेंट्स रीजनल लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज और होम लैंग्वेज में पढ़े तो उसका ज़्यादा ग्रास्पिंग कैपेसिटी और वो अच्छे से पढ़ता है प्राइमरी स्टेज में। तो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। और जो पहले का 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था वो क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा अभी। और जो साइंस का टेक्स्ट बुक है उसको क्या क्लास 6 में बाइलिंगुअल रहेगा, लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, ताकि जब स्टूडेंट्स क्लास 9th में जाए तो साइंस को बोथ लोकल और इंग्लिश में उसको पढ़ सके। फिर क्या है जो हम लोग का क्लासिकल लैंग्वेज है और संस्कृत, उसको क्या कहा जाएगा, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन से पढ़ा जाएगा। 6 से 12 ग्रेड के अंदर 2 साल वो उसको पढ़ सकता है विथ इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी।
संस्कृत हो गया और डिफरेंट क्लासिकल लैंग्वेज वो क्या ऑप्शनल रहेगा। फिर जो सेकेंडरी स्कूल में क्या होगा ना, जो फॉरेन लैंग्वेज है जैसे फ्रेंच, जर्मनी, कोरियन, वो क्या ऑप्शन रहेगा, ताकि अगर सेकेंडरी स्कूल में कोई लड़का इंटरेस्ट है वो पढ़ने के लिए तो वो फॉरेन लैंग्वेज को चूज कर सकता है। फिर एक दूसरा बड़ा मूव क्या हो गया दोस्तों, जो इंडियन साइन लैंग्वेज है, इंडियन साइन लैंग्वेज क्या किया गया है, स्टैंडर्डाइज किया है। किसके लिए, हियरिंग इंपेयर्ड स्टूडेंट, जो लोग सुन नहीं पाते हैं अच्छे से, उनके लिए एक स्टैंडर्ड साइन लैंग्वेज क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। एक बहुत ही अच्छा मूव है हम लोगों के दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए। फिर आता है एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनेशन सिस्टम क्या है, जो हम लोगों का ग्रेड 3, 5 और 8 में क्या होगा, स्टेट स्कूल एग्जाम्स देंगे स्टूडेंट्स, क्या देंगे, स्टेट स्कूल एग्जाम्स। फिर उसके बाद जो क्लास 10th और 12 में क्या देंगे, बोर्ड एग्जाम देंगे। 10th और 12th में बोर्ड एग्जाम देंगे। सो बोर्ड एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा ना, बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव होगा क्या, वो मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन होगा। सो जो बोर्ड एग्जाम से जो एक साल में वो क्या, उनको 2 चांस मिलेगा। एक क्या करेंगे, जो मेन एग्जाम देंगे, और अगर उस एग्जाम में उनका अच्छा नहीं हुआ है तो उनको एक इंप्रूवमेंट के लिए और एक चांस मिलेगा, उनको इंप्रूवमेंट के लिए और एक चांस मिलेगा। दोस्तों जो रिपोर्ट कार्ड से वो केवल मार्क्स के ऊपर फोकस नहीं करेगा, उन लोगों का होलिस्टिक असेसमेंट होगा। जो स्किल कैपेबिलिटीज है वो उसको देखे 360 डिग्री होलिस्टिक असेसमेंट होगा। एक बहुत ही अच्छा मूव है। फिर क्या है, नेशनल असेसमेंट सेंटर फॉर स्कूल एजुकेशन किया जाएगा, जो स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स सभी स्कूल के लिए बताएगा। नेशनल असेसमेंट सेंटर किस तरह का असेसमेंट होगा, एग्जामिनेशन होगा हर स्कूल में, वो कौन सेट करेगा, नेशनल असेसमेंट सेंटर फॉर स्कूल एजुकेशन। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न को सेंट्रलाइज किया गया है। फिर जो हम लोग का एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या है, आफ्टर सेकेंडरी स्कूल क्या करेगा, हायर एजुकेशन एनरोल होने के लिए वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स तैयार करेगा, ताकि वो एंट्रेंस एग्जाम देके वो लोग हायर एजुकेशन में दाखिला हो सके। फिर हम लोग बताए इक्विटेबल इंक्लूसिव एजुकेशन। हर बच्चे को स्कूल में किसी को डिफरेंशिएट किया नहीं जाएगा, सबको समान अधिकार दिया जाएगा, सबको पढ़ने का चांस मिले ताकि सब लोग पढ़ सके। इसके लिए हम लोग का क्या बना है, स्पेशल एजुकेशन जोन बना है। स्पेशल एजुकेशन जोन बना है। ये कहाँ पे बना है, जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप ज्यादा पॉपुलेशन रहते हैं, वहां पे स्पेशल एजुकेशन जोन बनेगा। तो वहां पे हम लोग का जो स्कॉलरशिप है, जो साइकिल्स मिलता है, जो बुक्स फ्री में मिलता है, वहां पे वे सब चीज लागू रहेगा। और क्या कहते हैं, जेंडर इंक्लूजन फंड आएगा। जेंडर इंक्लूजन फंड जो कि हम लोग गर्ल स्टूडेंट और पहली बार ट्रांसजेंडर के लिए भी जेंडर इंक्लूजन फंड बना है। और हमारे जो गर्ल स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशल क्या, जो लोग बहुत ही स्कूल का दूर से आते हैं, जिनका बहुत गरीब फैमिली से, उन लोगों को पढ़ने के लिए क्या है, रहने के लिए, खाने पीने के लिए व्यवस्था नहीं है, उनके लिए जो जेएनवी स्टैंडर्ड, जवाहर नवोदय विद्यालय स्टैंडर्ड के टाइप का स्कूल में हॉस्टल बनेगा, ताकि जो गर्ल स्टूडेंट वहां पे रह सके। हम लोग का जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBB है, उसको क्या किया जाएगा, अप टू ग्रेड 12 तक, ग्रेड 12 तक अपग्रेड किया जाए। किसके लिए, सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप है, उनके लिए अपग्रेड किया जाएगा। फिर एडिशनल जवाहर नवोदय विद्यालय JNV और केंद्रीय विद्यालय KB कहाँ पे ओपन किए जाएंगे, जो स्पेशल एजुकेशन जोन है SEZ स्पेशल एजुकेशन जोन में बनाया जाएगा। और हमारे जो केंद्रीय विद्यालय का जो प्री प्राइमरी वहां पे खोलेंगे। और हमारे जो दिव्यांग चिल्ड्रन है उनके लिए क्या किया जाएगा, जो रिकमेंडेशन दिया गया था राइट टू पर्सन विथ डिजेबिलिटी एक्ट 2016 के तरह, उस सबको फॉलो किया जाएगा, ताकि हम लोगों का इंक्लूसिव एजुकेशन अचीव हो पाए। फिर आता है हम लोगों का गवर्नेंस के बारे में। तो गवर्नेंस के बारे में हम लोग आएंगे, देखते हैं। तो स्कूल में का क्लस्टर बनेगा। क्लस्टर बनाया किसमें, एक सेकेंडरी स्कूल रहेगा, उसके साथ और ढेर सारे क्या लोअर ग्रेड के स्कूल रहेंगे विद इन द रेडियस ऑफ 5 से 10 माइल के। क्योंकि जब छोटा छोटा स्कूल रहता है तो उसका मैनेजमेंट और गवर्नेंस में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर क्लस्टर रहेगा तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होगा और स्कूल का अच्छे से मैनेजमेंट हो पाएगा, क्योंकि जो स्कूल्स रिमोट एरिया में है उसका मैनेजमेंट डिफिकल्ट होता है। फिर आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन क्या होता है, ओवरऑल पॉलिसी मेकिंग और मॉनिटरिंग बॉडी रहेगा। फिर हम लोग का जो स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी क्या करेगा ना, हम लोगों का प्रोफेशनल और क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड देखेगा, क्या स्कूल का प्रोफेशनल और क्वालिटी स्टैंडर्ड देखेगा। फिर एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे होगा, किसका,
स्टूडेंट का लर्निंग लेवल का होगा, ये कौन बनाएगा? नेशनल असेसमेंट सेंटर ऑफ स्कूल एजुकेशन, ताकि स्टूडेंट ठीक से लर्न कर रहा है नहीं, ताकि हम लोगों का कॉमर्शियलाइजेशन को बंद किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में लर्निंग कैपेबिलिटी को ये टेस्ट करेगा। कौन टेस्ट करेगा? नेशनल असेसमेंट सेंटर फॉर स्कूल एजुकेशन। फिर हम लोग का आता है लास्ट में क्रिटिसिज्म। ये स्कूल एजुकेशन का जो रिफॉर्म है उसमें क्या क्या क्रिटिसिज्म आ रहा है। तो दोस्तों जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है क्या? होम लैंग्वेज इन प्राइमरी स्कूल में। तो दोस्तों अगर कोई लड़का अपने एक स्टेट में पढ़ रहा है, सपोज कोई लड़का महाराष्ट्र में पढ़ रहा है, तो वहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा? मराठी। अगर उसका पेरेंट्स ट्रांसफर हो जाएगा दिल्ली में या कोई और स्टेट में ट्रांसफर हो जाएंगे राजस्थान में, तो वहाँ का उसको रीजनल लैंग्वेज में अगर वो 5th क्लास तक पढ़ा होगा तो उसमें दिक्कतें होगा। और जहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई, वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज क्या रहेगा? इसमें हम लोगों का क्रिटिसिज्म आ रहा है। लेकिन अगर रिसर्च में देखेंगे तो रीजनल लैंग्वेज में अच्छा रहता है पढ़ाना प्राइमरी को। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स इन ऑल डिसिप्लिन। देखिए हम लोग सेकेंडरी स्कूल में क्या किया, हम लोग फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट चूज करने के लिए दे दिए, लेकिन हर स्कूल में उस तरह का टीचर्स अवेलेबल है कि नहीं, और हर डिसिप्लिन अगर में टीचर अवेलेबल नहीं है तो बच्चा क्या कर पाएगा? वो सब्जेक्ट डिसिप्लिन नहीं लगा। तो जो हम लोग का पॉलिसी है वो पॉलिसी में केवल रह जाएगा। फिर और क्या क्या है? जो फ्लेक्सिबल चूजिंग सब्जेक्ट दिया गया है किनको? स्टूडेंट्स को। अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाएगा तो अगर वो स्कूल में सब्जेक्ट नहीं लिया होगा, अगर हायर स्टडी में सपोज कोई लड़का मेडिकल करना चाह रहा है, अगर वो स्कूल में केवल बायोलॉजी या बायोलॉजी नहीं लिया है तो उसका डिफिकल्ट होगा। बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे हैं उसको हायर एजुकेशन के लिए अगर उसका सब्जेक्ट सेकेंडरी में नहीं होगा तो उसमें थोड़ा सा पॉलिसी लेवल में चेंज करना पड़ेगा। फिर क्या होता है? क्वालिटी एजुकेशन एंड इम्प्लीकेशन ऑफ पॉलिसी। दोस्तों यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगा नहीं। हम लोग नंबर ऑफ स्कूल बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट बढ़ा देते हैं, उसी अमाउंट में हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, टीचर्स डेवलप करना पड़ेगा, टीचर्स डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स करना पड़ेगा। अगर ये नहीं हो पाएगा तो हम लोगों का क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा, हम लोगों को सिर्फ क्वांटिटी एजुकेशन मिलेगा। मेजर चैलेंजेस क्या होगा? जो इम्प्लीकेशन होगा। लेकिन ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा पॉलिसी है, लेकिन ये पॉलिसी केवल पेन एंड पेपर में ना रह जाए, ये ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्योंकि अभी हमारा देश अभी पैंडेमिक में चल रहा है, तो 6% जीडीपी को किस तरह का इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? अब फंड अवेलेबल होगा या नहीं? अगर मेजर रिफॉर्म किया जा रहा है स्कूल स्ट्रक्चर को, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हो पाएगा नहीं। तो दोस्तों ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर आपको भी लगता है कोई पॉइंट चेंज होना चाहिए या कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको रिप्लाई दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।